गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 9th मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो एनसीईआरटी की बुक यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम घनना पढ़ के आ गए, गोला पढ़ के आ गए, उनके सरफेस एरिया किस प्रकार से निकाले जाते हैं, शंकु पढ़ के आए हैं। उसके बाद जो हमने यूनिट शुरू की थी वो थी 13.5 यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब यानी कि घन और घनाभ का आयतन। इस यूनिट के 13.5 के यूनिट के 1 to 6 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके आए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले कितने कैरेट्स रखे जा सकते हैं। देखो एक्चुअली बेसिकली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है, गोदाम दे रखा है, गोदाम का मतलब एक रूम हो गया, कमरा मान लो, सपोज कर रहे हैं एक डायग्राम बन रहा है, इसी को एक कमरा मान लेते हैं। इसकी लेंथ जो है वो उसने 40 मीटर दे दी, ठीक है। चौड़ाई जो है वो उसने 25 मीटर दे दी, ऊंचाई जो है वो उसने 15 मीटर। अब वो क्या कर रहा है, इस गोदाम के अंदर कैरेट्स रख रहा है कुछ इस तरह से, भरेगा इस तरह से रखता जाएगा। अब वो ये देखना चाहता है कि कितने कैरेट्स रखे जा सकते। तो कैरेट्स क्या है, कैरेट्स भी एक्चुअली क्या है, घनाभ का पार्ट। कैरेट क्या होता है, घनाभ का पार्ट। डब्बा, डब्बा जो होता है वो क्या होता है, घनाभ जैसा होता है, तो घनाभ ही हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमने समझे वो ये समझे कि जो हम छोटे घनाभ हैं उसे हम बड़े घनाभ के अंदर भर रहे हैं। अंदर भर रहे हैं मतलब हम उसके वॉल्यूम को यूज करें यानी उसके आयतन को यूज करें। तो इस सवाल को करने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा कि हमने सबसे पहले कहा, माना कैरेट की संख्या बराबर, और यही हमें फाइंड करना है। और अब मैं ये कहूँ कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार x गुणा कैरेट का आयतन बराबर होगा गोदाम का आयतन। कैसे, देखो सिंपल सी बात, एक कैरेट में सपोज करो ये एक कैरेट इस तरह से यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर एक कैरेट। इस कैरेट में जो वॉल्यूम, जो आयतन इस बड़े घनाभ का, एक कैरेट में जो आयतन बड़े घनाभ का यूज किया है उतना ही आयतन सारे कैरेट मिलकर ठीक है। अब मिलकर करेंगे तो एक ने जितना वॉल्यूम लिया, एक ने जितना वॉल्यूम लिया उसको उनकी संख्या से गुणा कर दो। तो क्या हो रहा है, इस गोदाम को पूरी तरह से कैरेट से भरा जा रहा है। कैरेट जो इस गोदाम के अंदर पूरी तरह से भरी जा रही है वो हमने x मानी, x इंटू एक का आयतन इसके बराबर होगा गोदाम के आयतन के बराबर, यानी एक का आयतन निकालकर उसको हमने उसकी संख्या से गुणा किया तो वो पूरे गोदाम के आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x कैरेट घनाभ होती है और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ से चेक करते हैं, कैरेट की है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 और मीटर क्यूब, आयतन मीटर क्यूब में होता है, इक्वल्स टू गोदाम का आयतन, गोदाम में घनाभ है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई होगी 40, चौड़ाई होगी 25, ऊंचाई होगी 15 और यहाँ भी मीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इक्वल्स टू 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब चेक करते हैं, x इक्वल्स टू यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 25, यहाँ हो गया 15 अपॉन में
देखो 1.5 था, मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के पीछे एक डिजिट था तो 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 1.25 था, मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के पीछे इसमें 2 डिजिट थी, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। फिर 5, पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट थी, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से चेक करो, जो कैंसिल आउट होगा हम लोग कैंसिल करें, जैसे इसको और इसको कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ ये 5 बार हो जाएगा, ठीक है। 5 से 40 को कर दो 8 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 10 को कर दो 2 बार हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, x को चेक करते हैं, 8 बच रहा है, फिर 2, फिर 100, फिर 10, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 8 दूनी होता है 16, 16 इंटू 1000 कितना हो गया 16,000, यानी कैरेट्स की संख्या कितनी आ गई आपकी 16,000। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना है। देखो एक्चुअली हो क्या है, आपके पास यहाँ एक ठोस था, घन था, एक ठोस घन था, इस तरह से। ठोस का मतलब हो गया भरा हुआ, बिल्कुल खोखला नहीं, बिल्कुल भरा हुआ, इस तरह का घन था। ठीक है। अब इस घन को क्या किया उसने, 8 बराबर घनों में काटा। उसने क्या किया, इसे 8 बराबर घनों में काटा, ठीक है ना। अब सपोज कर लो इसका एक टुकड़ा कुछ इस तरह से, एक टुकड़ा इसके अंदर से इस तरह से, ऐसे उसने क्या किया 8 घनों को काट दिया। तो लॉजिक से सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हम ये कहें 8 गुणा छोटे घन का आयतन, 8 गुणा छोटे घन का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन। अब कैसे, देखो सिंपल से, सबसे पहली चीज जो नोट करनी होती है, नोट करो, एक ठोस घन, ठोस घन, ठोस यानी पूरी तरह से बराबर, उसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांट दिया, यानी उसने उसके वजन को, उसके भार को 8 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं छोटे टुकड़े का भार या आयतन लूं, उसे 8 से गुणा कर दूं, तो वो बड़े घन के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, घन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपको याद होगा कि घन का आयतन जो होता है, हम उसे भुजा क्यूब या ए क्यूब भी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 8 इंटू ए क्यूब, ये छोटे घन की भुजा के लिए, बराबर ए क्यूब, ये बड़े घन की भुजा के लिए, इसलिए डिफरेंस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, 8 इंटू ए क्यूब, छोटे घन की भुजा तो हमें ज्ञात करनी ही है, ए क्यूब बड़े घन की भुजा दे रखी है 12, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, ए क्यूब इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का क्यूब लिख सकता हूँ, अपॉन 8 यहाँ क्या कर रहा था, गुणा, इधर क्या करेगा भाग। तो अब 8 से काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से काटा, ये हो गया 4, ये हो गया 6, फिर 2 से काटा, ये हो गया 2, ये हो गया 6, फिर 2 से काटा, ये हो गया 1, ये हो गया 6। अब ये हो गया आपके पास ए क्यूब बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6, नीचे तो एक ही बचा। अब मैं अगर इसका क्यूब रूट निकालूं, क्योंकि मुझे भुजा ज्ञात करनी, तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6, देखो क्यूब रूट निकाल रहे हैं, हमेशा फैक्टर करते हैं नंबर का, और फैक्टर करने के बाद में उसमें 3 के पैर निकाल देते हैं, 3 का पैर ऑलरेडी बन रहा है, 6 आ गया सीधे सीधे, ये आ गई नए घन की। तो यहाँ से चलो, उसके पहले सवाल का आंसर आपने दे दिया, वो है नए घन की भुजा, नए घन की भुजा यानी छोटे घन की भुजा जो है वो कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले सवाल का जवाब आप दे चुके हैं।
अब उसके बाद में उसने जो दूसरा सवाल पूछा है, साथ ही इन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले तो अनुपात के फॉर्मूला लिखते हैं। घन का अनुपात घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है किसी को याद है? नहीं है तो 6a² याद कर लेना, 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करें। उसने जो हमसे पूछा है, उसने हमसे पूछा है छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, छोटे घन के लिए हम लिखेंगे 6a², बड़े घन के लिए हम लिखेंगे 6a²। डिफरेंस है ना इसलिए। अब यहाँ से चेक करें, 6 × a²। देखो नए घन की भुजा यानी छोटे घन की भुजा 6² आ गई। ठीक है, 6 × a², उसकी कितनी थी? 12²। यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट कर देते। अब 6² को 6 × 6 लिख सकते हैं और 12² को 12 × 12 लिख सकते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 1, 6 2 जा 12। तो हमारे पास में बच रहा है 1 × 1/2 × 2। तो 1 × 1 तो 1 और 2 × 2 हो गया 4। तो अनुपात जो है, अनुपात आएगा 1:4। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सा सवाल है, लॉजिकली बहुत कम प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन इसको समझना है थोड़ा सा टिपिकल। तो इसको इस तरह से समझो, मान लो कि आपके पास एक नदी थी, ठीक है, कुछ इस तरह से, जो 3 मीटर तो गहरी थी और सपोज दैट कि तो ये जो नदी थी वो 3 मीटर तो गहरी थी, तो ये गहराई 3 मीटर, ठीक है, और 40 मीटर थी, कितनी थी? 40 मीटर। अब ये जो है इसकी लंबाई, ठीक है ना, हम थोड़ा इसको उल्टा बनाया डायग्राम को, लंबाई आगे और नीचे थी फ्रंट में, लेकिन बोर्ड पे कवर ज़्यादा करता है इसलिए कम रखता है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी गहराई यानी कि ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, उसने जो हमें उसमें पानी की जो चाल बताई है, तो पानी कैसे बहेगा? पानी ऐसे तो ऐसे तो इसमें से बहता है ऐसे इस तरह, और इसका जो पानी है वो गिरकर कहाँ जा रहा है? समुद्र। तो सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी है वो ये कि पानी जो है वो किस गति से बह रहा है। जब तक मुझे गति पता नहीं होगी, गति तो उसने दे रखी, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 मिनट में कितना पानी बहा, 1 मिनट में कितना पानी बहा। तो वो कैसे निकलना? सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका कि साहब 1 घंटे में पानी की चाल जो है वो कितनी होगी? 2। अब इसको मैं आवर को तो मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, 60 मिनट में पानी की चाल, और किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो हो गया 2000 मीटर। तो मेरे पास बाकी मेजरमेंट भी मीटर में, 3 मीटर और 40 मीटर। अब 1 मिनट में कितना पानी बहा? तो 2000/7, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये हो गया 100/3 मीटर। यानी यहाँ जितना भी पानी बहा उसकी चाल होगी 100/3 मीटर। उसने इतने एरिया कवर, तो मुझे लंबाई मिली। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये घनाभ है,
ठीक है, हमें देखना है इस घनाभ में कितना पानी, क्योंकि 1 मिनट में जितना पानी बहा सारा इसी के अंदर भरा हुआ होगा, और अंदर भरा होगा तो वो क्या है, घनाभ का आयतन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 मिनट में नदी का आयतन। अब नदी को हमने घनाभ में कन्वर्ट कर रखा है, तो घनाभ का आयतन तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L हो गए 100/, अभी निकले, इंटू बी हो गई इसकी 40, इंटू एच हो गई इसकी 3 से 3 काट दो, कैंसिल, 40 इंटू 100 कितना हो गया 4000, और मेजरमेंट मीटर में है तो आयतन मीटर कितना है 4000 मीटर। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर होता है, और हमारे पास कितना है 4000 लीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 4000 इंटू 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 40 लाख 40 लाख लीटर, 40 लाख लीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो को नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 9 मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक में हम घनघनाभ बेलन शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, उनके फॉर्मूला देख चुके हैं। उसके बाद में लास्ट वीडियो जैसे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने घनघनाभ के आयतन की बात की थी। अब हम बात करेंगे बेलन का आयतन। बेलन यानी सिलेंडर क्या होता है, आई होप आपको याद होगा। बेलन जो होता है वो कुछ इस प्रकार की एक डायग्राम होता है, इस प्रकार का एक ठोस होता है। अब हम बात करते हैं बेलन का आयतन। तो देखो, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है πr²h, जहाँ r का मतलब हो गया त्रिज्या और h का मतलब हो गया ऊंचाई या गहराई। ठीक है, अब इसी तरह बेलन में और जो रिलेटेड टॉपिक हो सकता है वो हो सकता है खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसे, पानी का पाइप देख लो, बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, इस तरह। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक बनता है वो बनता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन। अब अगर इस टॉपिक को आप समझें, खोखले बेलन का आयतन, तो आपका खोखला बेलन जो है उसको अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये सोचो 1 मिनट के लिए ये सोचो कि ये जो डायग्राम बना हुआ है वो मेटल से, मतलब धातु से, और ये खोखला है। जैसे हमारे घर पे लोहे के पाइप होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं, खोखले होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है ताकि आप कुछ डालो तो निकल सके, यानी पानी वगैरह अगर बहाएं तो उसमें से जा सके। तो इसका जो वजन होगा, यानी आयतन का जो, इन शॉर्ट आपको समझना है, आप उसकी भार से समझ लो, उसकी वजन से समझो। तो यहाँ से चेक करो कि जो मेटल होगा वो कौन से एरिया में होगा, वो इस एरिया में। ठीक है, अब इस एरिया को अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मुझे पता करना हो कि इस एरिया में कहाँ कहाँ मेटल लगा हुआ है और उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ से चेक करो। अगर मैं ये करूँ, सबसे पहले इसे हमने जो लिया बड़े बेलन का आयतन। बड़ा बेलन कौन सा हो गया, बड़ा बेलन हो गया ये पूरा। अब इसमें से कौन से एरिया में बेलन में धातु नहीं लग रही, तो इस एरिया में धातु नहीं लग रही।
तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा, किसको कर दूंगा, छोटे बेलन का। क्यों, देखो जब मैं बड़े बेलन के आयतन की बात कर रहा था तो मैं इस पूरे टुकड़े की बात कर रहा था, और बड़े बेलन के लिए मेरे हिसाब से इस पूरे टुकड़े पे धातु लगी, और कौन से एरिया पे धातु नहीं लगी हुई थी, इस पर नहीं लगी हुई थी। ये जो अंदर जो छोटा बेलन बन रहा है इस पर धातु नहीं लगी हुई थी, तो इसके अंदर आने वाली धातु के वजन को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से चेक करते हैं, बड़े बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और बड़ा बेलन है तो मैं आर बना देता हूँ। छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और छोटा बेलन है तो मैं आर कर देता हूँ। और आपको याद रह जाए कि R1 का मतलब तो बड़ी त्रिज्या, और R2 का मतलब छोटी त्रिज्या। ठीक है, आप इसको कैपिटल आर स्मॉल आर से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, तो पाई तो हमारा कॉमन है। अब h की बात करो तो इसकी जो h है वही h इसकी भी, दोनों एक ही है, तो दोनों की h भी कॉमन होगी, तो हमारे पास बचता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है छोटे बेलन का आयतन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो गोज़ टू नोट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कह रहे हैं इंस्टीट्यूट क्लास 9th मैथमेटिक्स के वीडियो में मैं रोहित जैन आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक शुरू किया था क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक से, वो टॉपिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस टॉपिक में हमने इनके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया, और यूनिट 13.5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज से हम शुरू करेंगे यूनिट 13.6 सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन। ये टॉपिक बेलन के आयतन से रिलेटेड है, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं यूनिट 13.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है यदि, ये हमें एक हिंट दी हुई है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, हमारे पास एक बेलनाकार बर्तन है कुछ इस प्रकार, तो उसका आधार ये होगा। और प्रीवियस वीडियो में जब हम बेलन को पढ़े थे तो हमने बताया था कि बेलन का जो आधार होता है वो एक्चुअली एक सर्कल होता है। तो यहां पर सबसे पहले गिवन की बात कर लेता हूं। गिवन में बेलन की ऊंचाई जिसे हम h लिखते हैं वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की परिधि दी हुई है 132 सेंटीमीटर। अब एक बात, आधार की परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि कितनी हुई 132 सेंटीमीटर। कैसे होगी, देखो बेलन का आधार, ये आधार होता है बेलन, और बेलन का आधार क्या होता है हमेशा वृत्ताकार, तो ये वृत्त की परिधि है एक्चुअली, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 130। तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल दूंगा, बेलन की r यानी कि त्रिज्या निकाल दूंगा। क्यों, मुझे क्या ज्ञात करना है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है मतलब मुझे उसका आयतन ज्ञात करना है, और आयतन को फिर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन ऊंचाई तो उसने दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो त्रिज्या हम यहां से निकालेंगे बेलन के आधार की परिधि से।
बेलन के आधार की परिधि का मतलब हो गया वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का मतलब हो गया 2πr। अब यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r मुझे फाइंड करने तो r को r ही रन दिया 132, एंड r इक्वल्स टू 132 इंटू 7/22 इंटू 1/2। कैसे? 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेज दिया, डिवाइड करने लग गया। 22/7, 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर गया मल्टीप्लाई, और 22 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर गया डिवाइड। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, हम अगर कट करने चाहें 11 से कट करते हैं पहले, तो ये 2, ये 1 एंड 2 12, फिर 2 से कट करते हैं ये 6, अगेन 2 से कट करते हैं ये 3, देन r इक्वल्स टू कितना हो गया 3 × 7, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी हमें बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने हमसे पूछा है बेलन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, बेलन का आयतन निकालें। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद नहीं किया हो तो पढ़ लेना, πr²h। अब पाई के प्लेस पे तो फिर वो 22/7 आ जाएगा, r के प्लेस पर देखो 21 होल स्क्वायर, h के प्लेस पर 25 गिवन है, r हमने फाइंड की। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 21 के स्क्वायर 21 इंटू 21, तो 7 3 था 21। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं, बेलन का आयतन। अब हमारे पास रह गया 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। ठीक है, 22 इंटू 3 हो जाएगा 66, 25 1 जा 25 2 25 2 जा 50 एंड 50 एंड 500। ठीक है, चेक कर लो वापस, 25 1 जा 25 5 कैरी 2, और 25 2 जा 50 50 एंड 2 52। अब क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 525 मल्टीप्लाई बाय 66। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन हमसे किसमें आता है, क्यूब में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेलन का आयतन, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। हमें पानी चाहिए लीटर, तो अब यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। और हमारे पास कितना है 34650 सेंटीमीटर क्यूब, वो कितना हो जाएगा, तो 1/1000 इंटू 34650 लीटर। और अब इसको कैलकुलेट कर लें, तो क्या करना है, 0 से 0 कट कर लो, 2 0 बचे पॉइंट लगा लो, 34.65 लीटर। दैट्स आवर आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान भी आयतन ही होता है। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो यहाँ से चेक करो, देखो एक्चुअली हुआ क्या, एक लकड़ी का पाइप है। अब आई होप पाइप तो आप सभी को पता होगा कैसा होता है, बीच में से खाली इस तरह का होता है ना। ये जो चीज होती है खाली होती है ताकि इसमें से पानी वगैरह कुछ निकल सके। तो यहाँ पर एक बेलनाकार पाइप की बात कर रहा है, तो पाइप का शब्द आते समझ जाना कि वो खोखला बेलन है। पाइप शब्द आते ही समझ जाओ कि वो एक खोखला बेलन है। अब इसका आंतरिक व्यास नहीं, अंदर वाला व्यास, और बाह्य व्यास नहीं, पूरा व्यास। ठीक है, 24 और 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले गिवन को नोट करते हैं।
गिवन में ऊंचाई यानी कि एच दी हुई है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। इसके बाद में व्यास यानी कि D1, बड़ा व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और बड़ा व्यास 28 सेंटीमीटर है तो बड़ी त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटा दो यानी कि 14 सेंटीमीटर। क्लियर। उसी तरह D2 यानी कि छोटा व्यास वो दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, और D2 अगर 24 सेंटीमीटर है तो R2 कितनी होनी चाहिए, R2 होनी चाहिए 24/2 यानी व्यास की आधी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपके अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले से लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाइप का आयतन। अब पाइप क्या होता है तो अभी बताया था, पाइप शब्द है समझना खोखला बेलन होता है, खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि पाई H R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई H R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, H 35, ब्रैकेट R1 यानी 14 का स्क्वायर माइनस R2 यानी 12 का स्क्वायर। क्लियर हो गए। अब यहाँ तो 7 5 35, तो यहाँ तो हो गया 22 × 5। अब इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 12 का 144, 14 का 196 होता है ना। कंफ्यूजन है तो करके देखो, हाँ तो हाँ 4 4 16, 1 4 1 4 and 1 5 and 4 and 1 कितना हो गया 6 9 and 1 196 है ना। अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, पहले तो 22 × 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 110 इंटू इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 6 - 4 2 9 - 4 5 1 - 1 0। ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 52 0 0 52 2 5 करेंगे 52 1 का 52 and 5 करेगा तो 57 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये हो गया। आपने क्या निकाल लिया, यहाँ तक आयतन निकाल लिया। हमें क्या चाहिए लकड़ी का द्रव्यमान, और उसकी कॉस्ट क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो 1.6 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कहें तो बिकॉज ऑफ दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम। ठीक है, हमारे पास कितना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना होना चाहिए 0.6 × 5720 सेंटीमीटर ग्राम। द्रव्यमान से गुणा करते हैं ग्राम। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इजी करने के लिए हम क्या करेंगे 0.6 × 5720। अब ये पॉइंट रिमूव करके डाउन साइड में 10 ले आऊँगा, 10 से 1 0 कट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है 572 मल्टीप्लाई बाय 62 करना है। तो 6 × 2 = 12 कैरी 1 6 × 6 = 36 and sorry 6 7 40 42 and 1 3 4 तो 6 5 35। ये हो गया कितना 3432 ग्राम और 3.432 kg। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। वीडियो पोस्ट नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक्स में उपलब्ध है। एक है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डब्बा। आपसे पूछा गया है किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है। देखो एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
सिर्फ समझने की बात है। पहले पार्ट पर चलते हैं कि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा। आयताकार आधार, देखो आयताकार आधार है और टिन का डब्बा है। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आयताकार आधार और कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक घना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलेगा, वो एक घना। देखो अब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी एक तो इस तरह का पैक है। दूसरे में वो कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका व्यास 7 सेंटीमीटर वाला वृत्तीय आधार, वृत्तीय आधार यानी वृत्त वाला आधार, तो वृत्त वाला आधार है। ये व्यास आपका कितना दे रखा है उसमें 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई, ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एक जो है वो है घनाभ, एक हमारे पास क्या है घनाभ, और एक हमारे पास क्या है बेलन। दो प्रकार के डिब्बे उसके पास, एक घनाभाकार है और एक बेलनाकार है। हालांकि उसने ये लिखा नहीं है, ये उसने हमने उसके शब्दों से पकड़ा। जैसे फर्स्ट में उसने आयताकार आधार दे दिया, साथ में हमने नॉलेज की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो वो क्या हो गया घनाभ। और दूसरे में उसने व्यास दिया, उसके साथ वृत्तीय आधार दिया, वृत्तीय आधार दिया तो वो बेलन हो गया, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ से अब ये वो पूछना चाह रहा है किस डिब्बे की, यहाँ पर दो डब्बे हैं, फर्स्ट डिब्बा ये है और सेकंड डिब्बा ये है। दो प्रकार के टैक्स हैं, किसकी धारिता अधिक है। धारिता का मतलब भी आयतन से ही निकालिएगा कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक। क्या करें हम दोनों का आयतन निकालें। सबसे पहले फर्स्ट हम निकाल रहे हैं आयताकार आधार वाले, आयताकार आधार वाले डिब्बे का आयतन या धारिता, आयतन या धारिता। तो हमें पता है आयताकार आधार वाले डिब्बे का आयतन, आयताकार आधार वाला डिब्बा एक्चुअली घनाभ है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है L/V/H होता है। अब L कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, B कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, H कितनी दी हुई है 15 दी हुई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 20, 20 × 15, तो ये कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। चलो पहले आधार की, पहले आयताकार आधार वाले डिब्बे का आयतन आ चुका। अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे का आयतन या धारिता। तो आयतन निकाल रहे हैं, वृत्ताकार आधार वाला डिब्बा ये है, पता लग गया क्या होता है, ये होता है बेलन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से है ना, 22/7 × r मांगी है उसने, हमें दे रखी है d दे रखी है, तो r क्या हो जाएगी d/2 है ना। तो r² मैं 7/2 होल स्क्वायर लिख देता हूँ इंटू h कितनी दी हुई है, अब वो भी देख लो h दी हुई 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करूंगा 22/7 × 7/2 × 7/2 × 10। अब एक तो यहाँ कट कर देता हूँ 11 टाइम्स, एक ये कट कर देता हूँ 7 और 7 को, और एक यहाँ कट कर देता हूँ 5 टाइम्स, तो मेरे पास क्या बच गया 11 × 7 × 5, ये बचा, ठीक है। अब 7 × 11 ये हो गया आपका 77 × 5, 5 7 × 35 कैरी 3, फिर 5 7 × 35 and 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ कंपेयर करके देख लो, इसका कितना आया था 300, इसका कितना आया 385। तो हम उसको अपना पहला आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे चेक करो। पहला उसने क्वेश्चन पूछा था किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो सबसे पहले ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे था वो किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो कंपेयर करके देख लिया हम किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम कह सकते हैं वृत्तीय
आधार वाले डिब्बे की धारिता अधिक है, प्रति आधार वाले डिब्बे की धारिता अधिक है एवं 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। कैसे? अंतर करके देख लो, ये कितना था 385, ये कितना आया 300, कितना डिफरेंस है 85, कितने अधिक है 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट आधार की त्रिज्या बेलन का आयतन। इजी क्वेश्चन है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ देखो क्या है, इसने हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, बेलन का क्या दे दिया, पार्श्व पृष्ठीय यानी वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। तो हम इस वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से सबसे पहले त्रिज्या करते हैं, ऊंचाई उसने दे रखी है, तो फिर आयतन के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसने हमें दिया है वो दिया है 94.2। ठीक है, अब बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखो, प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हो। बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, पाई आर 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 94.2 पार्श्व पृष्ठीय यानी वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से अब चेक करते हैं, तो हमारे पास r नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज है, जैसे 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू हिंट दे रखी है 3.14 लेनी है। ठीक है, इंटू r को r ही रहने दिया और h की वैल्यू उसने दे रखी है 5 इक्वल्स टू में कितना हो गया 94. तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल काम, r इक्वल्स टू 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5, सिंपल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर पॉइंट प्रॉब्लम करते हैं तो पॉइंट्स को हटा देंगे 942, तो जैसे इसको हटाया, इसके पॉइंट के पीछे 1 डिजिट थी तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे 2 चल ही रहा है, फिर 314 यानी 3.14 से पॉइंट को हटाया तो ऊपर 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से इंटू 5। ठीक है, अब 0 से तो 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितना हो गया 942/314। ठीक है, अब 3 टाइम्स में से देख लेते हैं, मेरे हिसाब से 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, 12 1 4 एंड 3 3 9। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स कट हो रहा है, 1 3 टाइम्स। तो हमें पहले चीज मिल गई क्या, आधार की त्रिज्या कितनी है, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेक करते हैं, दूसरा उसने पूछा था हमसे, फर्स्ट तो ये हो ही गया, सेकंड उसने हमसे आस्क किया था बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको चेक करते हैं, पाई की वैल्यू तो हो गई 3.14 इंटू आर, ये रहा 3 तो 3 स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच हो गया आपका 5। तो इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हो गया 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, अगेन 3.14 इंटू 45, 9 5 45। अब क्या करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 4 22 7 5 2 15 16 1 5 अगेन 12, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 3 11 4 एंड 1 और पॉइंट के पीछे 2 यानी कितना हो गया 141.30 सेंटीमीटर। ये इसका आयतन है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट।